नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने अगले वित्त वर्ष यानी 2017-18 का बजट पेश किया। इस बजट में एक बार फिर मोदी सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का संकल्प जाहिर किया है। इस बजट की शुरुआत ही खेती किसानी से होती है। सरकार की इसी प्रतिबद्धता का नतीजा खेती की विकास दर बढ़कर 4.1% होना है। बजट के प्रावधान और सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद 5 साल में किसानों की आय दुगनी हो पाने पर कुछ के मन में संशय भरे सवाल हो सकते हैं। इन्हीं सवालों और संदेहों का जवाब ढूंढने के लिए हम आज करेंगे वाद संवाद, दुगने की दिशा में बजट। इस बारे में संदेह साफ करने के लिए देश की नीति निर्माता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद से बेहतर कौन हो सकता है। डॉक्टर रमेश चंद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके साथ ही स्टूडियो में हैं भाजपा के लोकसभा सदस्य श्री जनार्दन मिश्र, साथ ही मिंट के कार्यपालक संपादक श्री अनिल पद्मनाभन, और उनके साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के कृषि और पर्यावरण संपादक श्री विश्व मोहन। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। दुगने की दिशा में बजट, इस पर वाद संवाद से पहले आइए देखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद क्या कहा। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, दोगुना करना है। नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई हैं। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उन पर केंद्रित किया है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, वाटरशेड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। यहाँ तो आपने प्रधानमंत्री को सुना और किस तरह से उनको उम्मीदें हैं कि ये जो बजट है वो गांव और किसान के जीवन स्तर को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और रमेश जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको इस बजट से किसानों की आय दुगनी होने की दिशा में कितनी उम्मीदें हैं। हमने नीति आयोग में किसान की आय दुगनी करने के लिए 5 एरिया जो है उनको आइडेंटिफाई किया जी। और यदि हम बजट में जो अनाउंसमेंट हुई हैं उनको देखें तो उन 5 के हिसाब से उसमें एक बहुत ही अच्छा तालमेल है जी। हमने इससे पिछले वर्ष में भी देखा कि पिछले वर्ष में 1-2 बहुत बड़े इनिशिएटिव सरकार लाई, जिनमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव इस दिशा में था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी बिल्कुल। सिंचाई से 4 तरह से एक उसका योगदान होता है एग्रीकल्चर बढ़ाने में और आय बढ़ाने के लिए, और उस पे जो है एम्फेसिस आप देखें बजट में काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार अभी मैं यही कहूँगा कि मार्केटिंग पे भी और खर्चे कम करने पे भी और किसान को बेहतर कीमतें मिल सकें और किसान अपने जो क्रॉप पैटर्न है उसको हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर डाइवर्सिफाई करे। इन सब का जो 5 एरिया हमने किए, 5वां है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छा माहौल बनाएं ताकि किसान किसानी के साथ साथ यदि वो किसी और ऑक्यूपेशन को भी अडॉप्ट करना चाहता है उसको भी करे। तो ये 5 जो हमने आइडेंटिफाई किए एरियाज, इसके लिए बजट में जो है अनाउंसमेंट्स हैं। बिल्कुल, और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अनिल जी, आपको क्या उम्मीदें हैं और आपको क्या लगता है ये जो बजट है वो कितना सक्षम है उम्मीदों को पूरा करने में? बजट के पहले हमें एक यही था, उम्मीद थी कि ये जो बजट आएगा जो किसान की तरफ जो फोकस किया है पूरा सरकार ने पिछले 1.5 साल में कॉन्वर्सेशन, तो उसको आगे लेके चलेंगे। तो इसमें पहली बात है कि ये बजट में
ये दिशा फिर इन्होंने दोहराया है। जो आपने बोला दुगना करना, वो तो एक हेडलाइन है, लेकिन उसके पीछे जो है, जैसे रमेश जी ने अभी बोला कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, तो वो कि किसान का जो एक इकोसिस्टम है अभी सिर्फ फार्मिंग से ही जुड़ा हुआ है, मतलब खेती करता है और फसल बेचता है। अब उसके साथ एक पैरेलल एक इकोसिस्टम बहुत ही ज़रूरी था। और जबकि कृषि बदल भी चुका है, उसका नेचर, फूड प्रोसेसिंग हॉर्टिकल्चर बहुत मायने से आगे बढ़ चुका है, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग के लिए बजट में इशारा ज़रूर आया है। दूसरा है एक रिस्क कवर करने के लिए, ये पहली बार है कि डेरिवेटिव्स जो मतलब अंग्रेजी वर्ड है वो हेजिंग रिस्क जो कहते हैं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसानों को पहली बार एक प्लान बनाया जा रहा है कि ये इनको भी देगा, ताकि ये प्राइस जो ऊपर नीचे जाता है इससे इनको थोड़ी प्रोटेक्शन मिले। तो मेरी तरफ से दिशा सही है और जरूर ठोस कदम इस बजट कृषि में मंत्री का भी कहना है कि ये जो बजट है वो किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। इस पर भी हम बात करेंगे। जनार्दन जी, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं और ये इस बजट को भी आपने बहुत अच्छे से जाना परखा होगा, लेकिन ये सभी उम्मीदों के बावजूद कुछ लोगों के मन में लक्ष्य को लेकर एक संशय भी देखने को मिल रहा है। उस नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह इसके पीछे आपको लगती है, संशय के पीछे? कि अभी तक एक कृषि के बारे में है कि अनाज उत्पादन करना जी, और अनाज का क्या होगा, कैसे होगा, इस विषय को लेकर के एक भ्रम की स्थिति बनी है। और इस बजट में उस भ्रम को तोड़ने का काम किया है, जैसा चाहे वो डेयरी का हो, चाहे फलों का हो, चाहे सब्जियों का हो। इस तरह से समन्वित खेती जब होगी तभी उसको अपन पूर्ण कृषि कह सकते हैं। केवल अनाज उत्पादन भर ही कृषि नहीं है। और इस दिशा में अगर पूरा तीनों चारों अंगों को मिलाकर के काम होगा तो निश्चित रूप से आय दुगनी होने में कोई संदेह नहीं है जी। और इस वजह से और इन सारी चीज़ों को लेकर के रिस्क कवर जो है वो फसल बीमा योजना के माध्यम से रिस्क कवर होगी। और किसानों को पहले लगता था कि भाई हम तो जा रहे हैं रात में, गर्मी में, धूप में, बरसात में काम करते हैं, लेकिन हमारी फसल का क्या होगा। और अब ये सुनिश्चित हो चुका है कि अगर हमने फसल बोया है तो प्राकृतिक आपदा से उसमें जो नुकसान होगा उसको हमें वो नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से होगी। और हुई है। इसको लेकर के पिछली बार देखिए 48,000 करोड़ रुपए बीमा कवर राशि थी। इस वर्ष 1,48,000 करोड़ रुपए उसका कवर राशि हो गई है। और इसी दृष्टि को देखते हुए 9,000 करोड़ रुपए इस वर्ष सरकार ने अभी व्यवस्था की है। तो इस तरह से रिस्क कवर भी हो रहा है और इन सारी समन्वित खेती का जो एक पैटर्न चलेगा तो निश्चित रूप से 5 साल कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है, उसको हम कवर कर लेंगे और इसकी आय दुगनी होगी। बिल्कुल, यानी आपके अनुसार ये जो संशय है लोगों के मन में, ये निर्मूल है, ये संशय नहीं होना चाहिए। विश्व मोहन जी, आप किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं और जिस तरह से बात हो रही है खेती किसानी पर किस तरह का जोर रहा है, प्रधानमंत्री ने भी इसे दाल से डेटा तक का बजट कहा, तो हमने बजट भाषण में सुना कि किस तरह से वित्त मंत्री के जो बजट भाषण की शुरुआत है वही किसानों से है। तो इसे लेकर सरकार की मंशा को आप किस तरह से देखते हैं? उसमें दो बातें हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ पेरिसेबल आइटम्स हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, उसको डीनोटिफाई किया जाए। और दूसरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कहा कि हम एक मॉडल लॉ लेके आएंगे और ये मॉडल लॉ फिर स्टेट्स को लॉ लाना होगा। हालांकि सेंटर भी लॉ ला सकती है, लेकिन पहले वो चाहती है एक मॉडल लॉ लेके आए और स्टेट्स ऑन बोर्ड हों तभी ये लॉ आए सामने। और ये दोनों चीज़ें किसानों को एक अच्छा प्राइस मिल सकता है उनके प्रोडक्ट पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसानों को अच्छा प्राइस मिले उनके प्रोडक्ट पे। और ये दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि स्टेट्स को लेने होंगे और सेंटर को स्टेट्स को अपने साथ लेके चलना होगा इस मामले में। बिल्कुल, यानी कि राज्य सरकारों की भूमिका बेहद ही अहम हो जाएगी इस दिशा में। रमेश जी, सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य है वो पिछले साल ही सामने रखा था, इस लिए और इस बार उसको और आगे बढ़ाती हुई सरकार नजर आ रही है इस बजट के जरिए। ऐसे में आकलन करना भी जरूरी है कि इस एक साल में हम कहाँ तक पहुंचे। तो आपके अनुसार कितनी प्रगति हुई है इस एक साल में? पिछले साल का जो CSO ने हमें आंकड़ा दिया है वो ये है कि ऐसा अनुमान है कि कृषि में जो वृद्धि है वो 4.1% होगी। बिल्कुल। लेकिन जो मेरे अपने एस्टीमेट हैं वो ये हैं कि इस वर्ष
कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि है वो 6% तक को टच कर जाएगी। अच्छा। उसके इस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हमारा खरीफ सीजन देखें तो उसमें हमें जो ग्रोथ है वो 10% का पहले ही मिल चुका है और खरीफ सीजन लगभग आधा क्रॉप सेक्टर का उत्पादन होता है। रबी सीजन में यदि हम क्षेत्रफल देखें तो जो क्रॉप्स का एरिया है इस बार वो 6% पिछले वर्ष से ज़्यादा है। थोड़ा सा जो अर्ली एस्टीमेट फर्टिलाइज़र के अवेलेबल हैं वो ये है कि शायद फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे फर्टिलाइज़र की सेल कम है, लेकिन हम उसको भी यदि फैक्टर इन कर लें तब भी जो रबी में हमें ग्रोथ की उम्मीद है वो अच्छी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बारिश भी अच्छी हो रही है और क्रॉप की कंडीशन भी अच्छी है। तो ये जो इस वर्ष हमें मेरे अंदाजे से 6% के लगभग ग्रोथ मिलेगा, उसमें 3 फैक्टर हैं। एक तो पिछले साल ग्रोथ बहुत 2 साल कम था, मानसून इस बार अच्छी रही, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान, जैसे मिश्र जी ने भी कहा कि जब किसान को ये लगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है तो वो उसमें इन्वेस्ट करता है। यदि उसको लगे कि यदि मेरी फसल फेल हो गई तो मेरे को सरकार उसका मुआवजा देगी तो वो फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से कतराता नहीं है। तो इस दिशा में जो हमारा कवरेज सम इंश्योर्ड है उसमें 60% की वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ा उसमें ये हुआ, कई लोग इस बात को लेकर शोर करते हैं कि ये तो किसान लोन लेता है बैंक से, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो इंश्योरेंस भी करता है। लेकिन जो नॉन लोनी फार्मर हैं वो 15 के जो खरीफ सीजन था उसमें उनकी संख्या 15 लाख से कम थी। इस खरीफ सीजन में उनकी संख्या 1 करोड़ क्रॉस कर गई है। तो 30% हमारे वो किसान हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया, लेकिन वो वॉलंटियरली उनको लगा कि इंश्योरेंस एक अच्छी चीज़ है, हमें ये कराना चाहिए, तो वो जो है वो उसमें आए हैं। इसी तरह रमेश ये बताएं कि ये जो आय बढ़ाने की बात हो रही है, इस मामले में क्या कोई आंकड़ा मौजूद है कि इस 1 साल में आय कितनी बढ़ी है किसानों की, और क्या इस साल के लिए कोई लक्ष्य तय किया गया है? आय के बारे में जो इस साल हमारा जो किसान की आय का, यदि हम उसको कांस्टेंट प्राइस के उस पर इन्फ्लेशन को हटा दें, तो हमने ये अपना एक इंटरनल एस्टीमेट जनरेट किया है कि इस बार थोड़ा सा कुछ सेटबैक जो पेरिशेबल्स हैं उनको नवंबर में थोड़ा सा सेटबैक पहुंचा है, दिसंबर में और नवंबर में। तो यदि हम उसको फैक्टर इन कर लेते हैं तो इस वर्ष जो किसान की आय है उसमें 5.5% का अभी तक हमारे पास आंकड़ा बन रहा है कि उसमें 5.5% की वृद्धि होगी पिछले वर्ष के ऊपर। जी, विश्व मोहन जी, आपका आकलन क्या कहता है? क्या इस 1 साल में, पिछले साल में किसानों की आय बढ़ी है, किस हद तक बढ़ी है, और जिस वृद्धि की बात की जा रही है कृषि के क्षेत्र में, आपके अनुसार क्या फैक्टर्स रहे हैं जो इसके पीछे काम जिन्होंने किया है? देखिए, ये अभी बताना बहुत मुश्किल है कि पिछले 1 साल में उनकी आमदनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, क्योंकि पिछले 2 साल से 2015 और 2016 में इनफैक्ट 2014, 15, 15-16 में ड्रॉट था, तो उससे काफ़ी दिक्कतें हुई थी। लेकिन लास्ट ईयर खरीफ के समय काफ़ी अच्छी बुआई हुई है और एस्टिमेट भी है, प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है, एस्टिमेट प्रोडक्शन का अच्छा है। रबी में उम्मीद की जा रही है कि अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो निश्चित रूप से आमदनी पिछले बार की तुलना में बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार की नीति के कारण, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको कंक्लूड करने में। लेकिन पॉजिटिव मानसून का असर पड़ेगा और किसानों को फायदा होगा। जी, जनार्दन जी, इस बार का जो बजट आया है वो कृषि के मामले में पिछले बार के बजट से 24% का इजाफा उसमें हमने देखा है, और हम जानते हैं कि किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा जो है, करीब 50% हिस्सा जो है वो कृषि से ही आता है, 20% पशुपालन और 20% दूसरे कामकाज से, तो एक बड़ा हिस्सा कृषि पर ही निर्भर करता है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं इस बजट में, कितनी हिस्सेदारी इस क्षेत्र को इस बजट के जरिए मिला है? कृषि के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चीज इस बजट में कि 10 लाख करोड़ रुपए ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार जी, और उससे जो कृषि उत्पादन की प्रकृति है वो एकदम से बदलेगी।
उसके साथ ही जो प्राथमिक ऋण समितियां हैं, करीब 68,000 ऋण समितियां हैं पूरे देश में, उनका कंप्यूटरीकरण करके वो करने के लिए 1,900 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार ने की है। तो इस तरह से नीचे से लेकर के ऊपर तक ऋण का जो फ्लो है, पैसे का जो भाव है, वो बहुत तेजी से इस सेक्टर में जाएगा। और इस वजह से निश्चित रूप से वो चाहे खादों का जो फर्टिलाइजर की स्थिति रहती थी वो खत्म हो गई, आज अब कहीं क्यों नहीं है, एकदम से बड़ी सरलता से नीम कोटेड यूरिया की वजह से फर्टिलाइजर की सप्लाई में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। और तो इन सारी चीज़ों को देख लीजिए तो कृषि के अन्न का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा और इससे बहुत बड़ा सरकार की जो दृष्टि है वो अनाज उत्पादन पर है। और इस वजह से दलहन, तिलहन, इन खाद्य पदार्थों का भी उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है और दलहन में तो बहुत अभूतपूर्व प्रगति हुई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सरकार की दृष्टि जो है अन्न उत्पादन पर बहुत फोकस है और वो उससे निश्चित रूप से अनाज उत्पादन में बहुत वृद्धि होने की संभावना है। अनिल जी, अन्न उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही इसके साथ बात आती है कि क्या उसका वाजिब मूल्य भी उसे मिल पा रहा है या नहीं। इस मामले में बजट में क्या प्रावधान दिख रहे हैं? मोना जी, इसमें तो इस बजट में साफ इशारा किया है। वो ई मार्केट जो है, जो दलाल रहित ई मार्केट रहता है, तो किसान डायरेक्टली उस मार्केट में बेचेगा। इसको अब ये और आई थिंक डबल कर रहे हैं जितने बिचौलियों की भूमिका को हटा दिया है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। तो जो इंटरमीडियरी है उसको डिसइंटरमीडिएशन कर दिया, तो उससे जो है उनको ये प्राइस जो है बेटर प्राइस मिलेगा। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं ग्लोबली और अभी थोड़े सहम गए हैं, क्योंकि वो एक बूम पीरियड खत्म हो चुका है। तो मार्केट प्राइस अभी उतना नहीं है जितना कि पहले था, लेकिन इस मार्केट प्राइस में इनको ज़्यादा, अगर ई मार्केट में जाएंगे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो ये किसान ये जितना जल्दी समझेंगे और जितना जल्दी सरकार उनके पास ये खबर पहुंचाएगा तो उतना अच्छा उनको बेटर वैल्यू फॉर देयर क्रॉप। और साथ ही कृषि विकास दर जो है उसमें जैसे कि आंकड़े आए हैं 4.1% की वृद्धि का अनुमान है, और रमेश जी ने यहाँ पे कहा कि उनका अनुमान है कि ये 6% तक हो सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल सही हो। रमेश जी सरकार में है तो इनको ज़्यादा मालूम है, लेकिन जैसे जमीन पर ये बदलाव, ये चीजें दिख रही है, नजर आ रही है। ये एक्चुअली जो हमारा जो चर्चा है वो पूरा सिर्फ मतलब खेती और मतलब फूड ग्रेन पे फोकस्ड है। जो अभी एग्रीकल्चर का जो ढांचा है ये सिर्फ फूड ग्रेन इकोनॉमी नहीं रहा है, तो इसमें हॉर्टिकल्चर भी आया है, जैसे डेयरिंग बोला आपने, तो इसके बोला जैसे 50% ये है, बाकी तो अलग है। तो अगर उसको डेवलप करना है तो उसके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसीलिए सड़कें होंगी, रूरल सड़कें होंगी, जो ये जो पावर मिनिस्ट्री जो कर रहा है, वाटर पंप्स जो है उसको नए लगा रहा है, तो और ऊपर जो ये स्वच्छ भारत पे सैनिटेशन पे जो प्रेशर आ रहा है, ओपन डेफिकेशन, तो एक ओवरऑल एक एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है, तो उसके थ्रू भी इनको बहुत फायदा होगा। तो अगर हम फोकस सिर्फ प्राइस और फूड ग्रेन्स पे रखेंगे तो एक तरीके से डिस्टॉर्ट होगा। तो आपको एक जरा होलिस्टिकली लेना होगा, तो इस तरीके को डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन टाइम लगेगा जी। यानी कई चीजें इसमें जुड़ी हुई है। और विश्व मोहन जी, मनरेगा को भी हमने देखा कि इस बार के बजट भाषण में भी उसको कृषि से जोड़ा गया है, तालाब निर्माण का जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया गया है और बताया गया है कि किस तरह से अगर तालाब बनेंगे, एक तो मनरेगा के जरिए ठीक है उनकी आय भी होगी, और दूसरी बात है कि सिंचाई के साधन जो है किसानों के लिए वो भी बढ़ेंगे, और सिंचाई में कितनी लागत आती है किसानों की हमें पता है। तो इस तरीके से ये चीजें भी बजट में खासतौर पे इन पर भी ध्यान दिया गया है। ये एक अच्छा काम होगा क्योंकि सिंचाई की सुविधा पूरे देश में हर जगह हो, ये काफ़ी ज़रूरी है। हमारा सारा फोकस पिछले कई सालों से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी पे रहा, जहाँ पे एग्रीकल्चर की व्यवस्था है, लेकिन ईस्ट पूर्व के राज्यों में ये व्यवस्था नहीं है, या और भी जैसे राज्य हैं जहाँ पे व्यवस्था नहीं है। हमारा बुंदेलखंड का रीजन है, या जैसे महाराष्ट्र में कुछ रीजन है, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो उस एरियाज़ में फोकस किए जाएंगे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का, तो ये एक अच्छा संकेत है।
और दूसरी चीज़ है जो क्रेडिट का लक्ष्य बढ़ाया गया है 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़, उस पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये क्रेडिट फ्लो पूर्व के राज्यों में भी हो, जैसे बिहार हो, उड़ीसा है, क्योंकि अब हमारा फोकस ये हो रहा है कि जो हमारा सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन होगा ये पूर्व के राज्यों से होगा। तो जब तक ये क्रेडिट फ्लो पूर्व के राज्यों में नहीं होगा ये बहुत मुश्किल होगा। तो ये टारगेट बढ़ाया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। कोशिश की जाए कि ये सब जगह क्रेडिट किसानों को मिले। जी रमेश जी, यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, किस तरह से सरकार काम कर रही है कि सब जगह पर एक तरह से जो किसान हैं उनको फायदा मिले, जैसे पूर्व का ही जिक्र किया। इसमें जो भी स्कीम्स है उनका फोकस जो है वो अंडर डेवलप्ड रीजन की ओर है। पूर्व हो चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक, सेंट्रल इंडिया, तो जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं जी। तो हमारे देश में लगभग कोई 300 ज़िले हैं जो डिसएडवांटेज्ड डिस्ट्रिक्ट्स जिनको हम कहते हैं। तो ये दो जो उपाय हैं मेजर, एक तो जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है उसको एक नया मोड कि इसको एसेट क्रिएशन के साथ जोड़ो। ऐसे नहीं कि ऐसे ही सड़क बनाने का एक फॉर्मेलिटी किया और किया, इसको एक एसेट क्रिएशन जिसमें पॉन्ड्स भी हैं और जिसमें डग वेल भी हैं। तो जो पिछले साल मध्य प्रदेश से और बिहार से जो आए कुछ एस्टीमेट कि इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है जो हमारे वाटर की कंजर्वेशन में और एरिया अंडर इरिगेशन करने के लिए। तो ये रोज़गार भी हो गया और साथ में रोज़गार एक प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट हो गया एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा क्रेडिट जो मोहन जी ने बात कही, इनकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ हमारे प्रदेश हैं जहाँ पर एक सैचुरेशन लेवल है जो बैंक या कोऑपरेटिव एजेंसियाँ ऋण देती हैं, वहाँ इवन ओवर कैपिटलाइजेशन है कि 3 एकड़ वाला किसान भी ट्रैक्टर ले रहा है, उस ट्रैक्टर वहाँ इकोनॉमिकल नहीं है। दूसरी ओर हमारे ऐसे प्रदेश हैं जो क्रेडिट के मामले में स्टार्व्ड हैं, वहाँ बहुत कम % ऑफ इनपुट कॉस्ट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से होता है। तो उसमें मिश्र जी ने भी कहा कि एक तो वहाँ इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है, कमर्शियल बैंक नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव का कोई ना कोई एक ढांचा है, तो उसको जोड़ने का एक जो है सुजेशन है इसमें। और दूसरा, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट में खास जोर देने की आवश्यकता है ईस्टर्न रीजन पे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, जहाँ पर क्रेडिट बहुत कम है। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि ये जो वितरण है पूरे देश में वो एक समान हो, सभी किसानों से लाभान्वित हो। इसी के साथ समय हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद, दुगने की दिशा में बजट। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के
पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आज का वाद संवाद बजट 2017 पर है, जिसमें इस बार फिर किसानों की आय 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य सरकार ने दोहराया है। बजट में कृषि पर खास जोर दिया गया है। दुगने की दिशा में बजट, इस पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं वित्त मंत्री ने खेती किसानी को लेकर जो कहा, उसके कुछ खास अंश। मानसून की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान 4.1% की वृद्धि होने की आशा है। वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य 10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि 2015 के खरीफ मौसम में 59,000 करोड़ रुपए थी, जो दोगुने से अधिक होकर 16 के खरीफ मौसम में 1,41,625 करोड़ हो गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम दायरे का मौजूदा 250 बाजारों में 585 APMC तक विस्तार किया जाएगा। सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाओं को स्थापित करेगी तथा देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों का 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगी। 3 वर्षों में 8,000 करोड़ की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने, 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने के लिए अंत्योदय मिशन शुरू करेंगे। वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ के बजट प्रावधान को वर्ष 17-18 में बढ़ाकर 48,000 करोड़ कर दिया गया है। हम 1 मई 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने पथ पर अग्रसर हैं। ग्रामीण भारत में स्वच्छता का दायरा अक्टूबर 2014 में 42% से बढ़कर 60% हो गया है। गांव स्तर पर 14 लाख ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो अभी आपने वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने खेती किसानी को लेकर बजट में जो कुछ कहा, उसके अंश देखे। फिर से आइए वाद संवाद का ये जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते हैं और रमेश चंद जी के पास चलते हैं। किसानों की आय बढ़ाकर दुगना करने से पहले रमेश जी, क्या ये जरूरी नहीं है कि उनकी आय दूसरे पेशों के औसत के समकक्ष हो? अभी किसानों और गैर किसानों की आय में कितना अंतर है, ये आपसे जानना चाहेंगे। यदि हम एक किसान की आय या जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर हैं उनकी आय देखें तो किसान को उसकी जो आय है वो 30% है। कि यदि नॉन एग्रीकल्चर वाले को 10,000 रुपया इनकम है तो किसान की 3,000 रुपया है। तो 1/3 से भी एक कम है और ये एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी रही है हमारे देश में। और मेनली इस डिस्पैरिटी की ओर ये शुरू से ही थी, लेकिन जो एक और इसमें बढ़ावा हुआ वो जो हमारे रिफॉर्म हमने 1991 में शुरू किए, उनसे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बहुत बड़ा फिलिप मिला। हमारा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ एक्सेलरेट हुआ। लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है उसमें कोई ब्रेक नहीं आई। उसमें वो एक साइक्लिकल ग्रोथ है 2.7% से कभी थोड़ा सा ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। तो उसमें ब्रेक इसलिए नहीं आई कि हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक बदलाव लाने के लिए नॉन एग्रीकल्चर में किए वो एग्रीकल्चर में हमने नहीं किए। उसी दिशा में इस बजट में जो 3 अनाउंसमेंट मेजर हुई कि पहला एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेकर आना कि किसान कोई अपनी सब्जी लगाता है तो पिछले वर्ष यदि टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा था तो इस वर्ष 1 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा कई जगह पर। क्या हम ऐसी कोई उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसान के साथ एडवांस में ये कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपका टमाटर या कोई भी प्रोड्यूस जो है अगले वर्ष इस रेट पे खरीदेंगे ताकि प्राइस अनसर्टेनिटी कम हो जाए। तो ये एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक
बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जी बिल्कुल। दूसरा, महाराष्ट्र ने पिछले साल एक बड़ा साहसी कदम उठाया कि फ्रूट एंड वेजिटेबल को उन्होंने डी नोटिफाई किया कि ये पेरिशेबल है, ये किसान जहाँ चाहे इसको बेचे, जरूरी नहीं कि इसको एपीएमसी मंडी में लाए। तो उनकी एक रिपोर्ट दिसंबर में आई है, बहुत अच्छे उसके किसान को जो प्राइस मिली और जो कंज्यूमर ने प्राइस पे की वो कम हो गई और किसान को जो बढ़ी। सिर्फ तीसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि अपने आप में रिफॉर्म है, अनिल जी ने भी उसके बारे में जिक्र किया था, डेरिवेटिव मार्केट और स्पॉट मार्केट में आपस में कैसे तालमेल किया जाए, ये एक चैलेंज है। इसके लिए बजट में कहा है उन्होंने कि कमेटी बनाई जाएगी ताकि हमारी जो किसान को प्राइस मिलती है और जो डेरिवेटिव में एक प्राइस होती है फ्यूचर मार्केट में, वो इसलिए कि इससे जो गैप है जब किसान बेचता है अपनी फसल और जो लीन मंथ्स होते हैं, खपत के मास होते हैं, उनमें एक गैप को नैरो करने के लिए और किसान को ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि ये इस अंतर को पाटने में कितनी मदद करेंगे और कितना समय लगेगा? क्योंकि आपने खुद ही बताया कि किस तरह से ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा है, जो पहले 2 रिफॉर्म मैंने बताए आपको, कॉन्ट्रैक्ट वाला और डी नोटिफिकेशन वाला, एक रिफॉर्म का हमें प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार होने चाहिए, उसका एक व्यापक रूपरेखा आप बनाइए। तो हमने वो व्यापक रूपरेखा बनाई है, स्टेट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, स्टेट्स को परसुएड कर रहे हैं। हमें ऐसा जो उन्होंने एक समय दिया है कि ऐसा करिए कि जुलाई तक सभी स्टेट जो हैं इन चीज़ों को माने। तो हम अभी भी स्टेट के साथ 2 मीटिंग रखी थी, लेकिन वो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से थोड़ा उसको हमने पोस्टपोन किया है। तो हम पूरा अपना इसको प्रयत्न कर रहे हैं कि जो जुलाई का एक टारगेट है तब तक हम स्टेट्स को परसुएड करने में कामयाब लक्ष्य रखा है। उम्मीद करेंगे कि ये लक्ष्य जो है इसकी पूर्ति हो और जल्द से जल्द ये किसानों को लाभ भी पहुंचाए। जनार्दन जी, जिन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आपकी क्या राय है? जमीन पर इन चीजों की आवश्यकता को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कितना बदलाव लाएगी आने वाले समय में और कितना वक्त लग सकता है इसमें? खास बात ये है क्योंकि 5 साल का लक्ष्य तय किया गया है। जैसा अभी राज्य सरकारों का अगर सहयोग बराबर मिले जी, तो निश्चित रूप से 5 साल के अंदर अपन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फसल बीमा योजना का ले लीजिए तो कुल पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ का वितरण हुआ जी, और मध्य प्रदेश में हमारे अकेले मेरे जिले में 46 करोड़ रुपए फसल बीमा के वितरित किए गए जी। उसका कारण था कि हमारे यहाँ राज्य सरकार ने बिल्कुल नीचे के लेवल तक, गांव के किसान के स्तर तक जाकर के उसकी प्रचार प्रसार, उसके लिए प्रोत्साहित करना किसानों को, इन सारी चीज़ों का बड़ा महत्व है। तो अगर पूरा राज्य सरकारों का पूरी तरह से सहयोग मिले तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को समय सीमा के अंदर नहीं प्राप्त कर सकते जी। अनिल जी, सरकार ने किसानों को कर्ज देने के लिए इस साल प्रावधान 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है, सबसे ज्यादा है अब तक में ये। यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि चालू साल में 6 महीने में ही किसान करीब 80% राशि कर्ज के रूप में ले चुके थे। इसे देखते हुए आपकी टिप्पणी क्या होगी? कर्ज बढ़ाना तो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जैसे विश्व जी ने बोला और जनार्दन जी ने बोला कि हम सूखे से गुजरते हुए आ रहे हैं। तो 2 नहीं 3 साल बहुत ही भारी सूखा रहा है, और अभी तो आप दक्षिण भारत को देखो तो अभी भी सूखे से नहीं निकला है। वो केरल तो साउथ ईस्ट मानसून में उनके हालत ख़राब थी, वहाँ पे काफ़ी सूखा डिक्लेयर किया। कर्नाटका में 7 साल का ड्राउट चल रहा है, और इस बार नॉर्थ ईस्ट मानसून के फेलियर में तमिलनाडु में भी अब वो कह रहे हैं 140 साल में इतनी कम बारिश कभी नहीं हुई। तो ये जो कर्जा तो बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसानों ने लिया हुआ है कर्जा, तो वो तो उतारना ही है। और जो ऋण की थोड़ी वो उन्होंने राहत दी है कि 60 दिन नहीं देना है, वो प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया, तो ऐसे रिलीफ तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिलीफ एक्चुअली और देने चाहिए, क्योंकि फार्मर जो है, किसान जो है भारत का, आई थिंक इससे ज़्यादा जोखिम या रिस्क हिंदुस्तान में कोई नहीं उठाता है। तो इसको पब्लिक पॉलिसी लेवल पे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए जी। विश्वन मोहन जी, इससे पहले भी हमने सिंचाई की भी बात की थी कि सिंचाई के मद में भी किस तरह से प्रावधान जो है वो बढ़ाए गए हैं। नाबार्ड का भी हमने देखा है कि उसके लिए भी जो राशि है वो बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 48% कृषि ही सिंचित है। तो ये जो प्रावधान, जो एलोकेशंस बढ़ाए गए हैं, क्या अभी भी ये सक्षम आपको लगते हैं शेष कृषि भूमि के लिए? ये सफिशिएंट तो नहीं है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि
जो भी देश का बहुत सारा हिस्सा है जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एलोकेशन बढ़ा है तो ये अच्छी बात है, और ये ग्राउंड पे काम हो इरिगेशन पे। और दूसरी चीज़ है कि सिर्फ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात नहीं होनी चाहिए, वो तो एक अपनी जगह में इम्पॉर्टेंट है, साथ में हम कैसे नई तकनीकी का इस्तेमाल करें ये काफ़ी ज़रूरी है। नई तकनीकी से हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकते हैं, हम कम से कम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में कर सकते हैं, जो कि कहा जाता है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो का संदेश है वो तभी हो सकता है जब हम नई तकनीकी का इस्तेमाल इरिगेशन में करें, ताकि हम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करें, हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका भरपूर फ़ायदा किसानों को मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है, तकनीकी का इस्तेमाल कृषि में बहुत ज़रूरी है। बिना उसके ना तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ना किसानों के आय बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल रमेश जी, जैसे कि बता रहे हैं विश्व मोहन जी भी कि तरीकों को बदलना होगा, तो जब तक असिंचित खेती के एक बड़े भाग में एक फसली खेती ही होती रहेगी, तो आपको क्या लगता है किसानों की आय को दुगना करने में ये कितना कठिन होगा? मतलब तरीके को किस तरह से बदले और कितना ज़रूरी है ये? वो क्रॉप इंटेंसिटी जो है, फसल चक्कर, इसको बढ़ाना, जो एक 5 एरिया मैंने आपको बताए थे, उसमें एक बहुत बड़ा वो एक फैक्टर है। वो इसलिए कि हमारे देश में हम 2 फसलें केवल 40-45% क्षेत्र पे ही लेते हैं। बाकी आधी से ज़्यादा जो ज़मीन है वो साल में 7-8 महीने खाली पड़ी रहती है। उसका एक मेन कारण है कि इरिगेशन, चाहे एक ट्रेडिशनल सेंस में इरिगेशन ना भी हो, एक जिसको हम कहते हैं कि लाइफ सेविंग इरिगेशन, कि वहाँ वाटर शेड से या वहाँ कोई एक पॉन्ड बनाने से कई बार आपको केवल एक ही इरिगेशन देनी होती है जो कि फसल को बचा लेती है। तो हमारा जो रेन फेड रीजन है वहाँ पे इन चीज़ों पे एम्फेसिस जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में RRR पे कि रिहेबिलिटेशन, रेनोवेशन वगैरह ऑफ जो हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, इनको एक करना, और साथ में एक वाटर शेड अप्रोच जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए है। तो यदि हम इनको करेंगे और जो रिसर्च से अब नए फार्मिंग सिस्टम, ड्राउट प्रूफिंग की चीज़ें आ रही हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर आ रही है, तो उनको भी ले जाना, हम खेती को अपने मुल्क में इस स्टेज पे नहीं छोड़ सकते कि वो मॉडर्नाइज ना हो। उसके सारे पहलुओं को आधुनिकीकरण करना, उत्पादन का आधुनिकीकरण, खाद अप्लाई करने का आधुनिकीकरण, इरिगेशन करने का मॉडर्नाइजेशन, तो सब चीज़ों को अल्टीमेटली हम एक प्रिसीजन फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, साइंटिफिक फार्मिंग, इस और उसको एक दिशा में ले जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि जो परंपरागत खेती की जो अच्छाइयाँ हैं उसे साथ लेते हुए जो आधुनिक तकनीकें ईजाद हो रही है नई नई, उसे भी साथ में लेना बेहद ज़रूरी है किसानों के लिए। चलिए, इसी के साथ समय एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी दुगने की दिशा में बजट विषय पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ,
किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। आज का वाद संवाद बजट 2017 पर है, जिसमें इस बार फिर किसानों की आय 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य सरकार ने दोहराया है। बजट में कृषि पर खास जोर दिया गया है। दुगने की दिशा में बजट, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। जनार्दन जी, अब तक हम कई मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं और जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, क्या किसानों की आय दुगना करने के लिए उसमें और भी कुछ किए जाने की जरूरत है? फसल कटाई के पश्चात जो नुकसान होता है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और बजट में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। बिल्कुल। और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न तरह की जब चर्चाएं होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा बिंदु होता है कि हम फलों का नुकसान, सब्जियों का नुकसान, अनाजों का उत्पादन के बाद खलिहान से लेकर के और उपभोक्ता तक जाने में जो दानों का नुकसान होता है, उन सबको भी बचाना और उन पर जागरूकता, उन पर योजना और योजनाओं का क्रियान्वयन, ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है और बजट में इस बात का उल्लेख पहली बार शायद हुआ है जी। और इसके लिए तो वित्त मंत्री जी और जो सरकार है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से ये बिंदु इसीलिए फोकस किया गया है कि हर किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं जाए, हर अंग पर, हर उपादान पर क्या हो सकता है, कैसे किसान की फसल का संरक्षण हो जिससे उसका वो उपयोग अपने लाभ के लिए कर सके, इसका भी उल्लेख होना चाहिए था, हुआ है पहली बार। जी विश्व मोहन जी, जैसा कि बता रहे हैं जनार्दन जी, और बजट भाषण में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सच है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, यानी फसल कटाई के बाद की जो समस्याएं हैं, उसका जिक्र हुआ है, लेकिन क्या उसके सभी बिंदुओं को छुआ गया है इस बजट में? क्या वो काफी है? ये एक अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि जो दो बातों का अनाउंसमेंट हुआ है उस पर अमल करने की ज़रूरत है, जो कि डिनोटिफाई किया जाए जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कहा गया है। इसमें मुझे लगता है कि स्टेट्स को अपने सारे राजनीतिक डिफरेंसेस को ख़त्म करके साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब सब जगह सारे क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, तो हम कृषि को प्राइवेट प्लेयर से अलग नहीं रख सकते हैं। हमें ऐसा कुछ करना होगा, ऐसी व्यवस्था लानी होगी जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स किसानों के साथ मिलकर के आगे चलें, जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो, किसानों को एक अच्छी की आमदनी बढ़े, अच्छा प्राइस मिले उनके प्रोडक्ट पे, और दूसरा कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। उससे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो काफ़ी नई चीज़ें वो फार्मिंग में लेके आएंगे, जो कि फार्मर अकेला खुद नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन दो चीज़ों पे काफ़ी फोर्सफुली, काफ़ी सीरियसनेस के साथ चला जाए। तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत होगी यदि सारे स्टेट्स मिलकर के चलें, और जैसा कि डॉक्टर चंद ने कहा कि ये चाह रहे हैं कि एक कंसेंसस बने और जुलाई तक सारे स्टेट्स ऑन बोर्ड होंगे और तब हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत है। से ही ले लेते हैं वाकई, क्योंकि राज्य का विषय है कृषि और सभी राज्यों का साथ नहीं मिलेगा तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में रमेश जी, क्या है, कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? इसमें एक दो चीज़ें जोड़ना चाहूँगा, फिर मैं थोड़ा आपसे शेयर करूँगा कि स्टेट्स के साथ अभी तक क्या हमें प्रोग्रेस नज़र आ रही है। ठीक है। इस पे दो चीज़ें जोड़ने की आवश्यकता है। एक तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर कई बार इसलिए भी नहीं आता कृषि में
कि वो कहते हैं कि छोटे छोटे किसान के साथ डील करने का हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। अच्छा। तो इसमें जो फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं कहीं कहीं पर वो हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एक राम रहीम फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, बिहार में जीविका है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। हम फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और वो लिंक करते हैं प्राइवेट सेक्टर और प्रोड्यूसर को, एक वो है। तो इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा रहा है सरकार? ऐसा SFAC स्मॉल फार्म एग्री बिजनेस कंसोर्शियम और नबार्ड जो हैं ये दोनों ही इस दिशा में कदम उठा रहे हैं कि वो FPO की क्रिएशन और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग जो है उसको करने में कंट्रीब्यूशन करें। दूसरा, एक इनडायरेक्ट रोल बहुत बड़ा होता है रूरल कनेक्टिविटी और रूरल एनर्जाइजेशन। तो रूरल रोड्स, क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान ने पहले ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की है, एक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और दूसरी इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो जो हम रोड बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर है। तो इनका भी एक बहुत बड़ा जो है योगदान है। और हमने जो है स्टेट्स के साथ पहले ही ये शुरू कर दिया है 3 क्षेत्र में रिफॉर्म। बजट में मार्केटिंग रिफॉर्म की बात कही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ डिस्कशन के बाद 2 और क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एक ये है लैंड लीज, कि हमारे बहुत से प्रदेश हैं जहां पर 30-40% किसान वो हैं जो भूमि एक दूसरे से लेकर जो है उस पे कल्टीवेशन करते हैं। तो इसमें भी मध्य प्रदेश अग्रणी प्रदेश रहा है। उन्होंने मॉडल लैंड लीज लॉ वो ले आए हैं, चेंज कर दिया है, दूसरी स्टेट्स को परसुएड कर रहे हैं। और दूसरा है कि जो हमारी फॉरेस्ट्री है, हम अपनी 40% ज़रूरत टिम्बर की, फर्नीचर की इंपोर्ट से मीट करते हैं और हमारी खाली ज़मीन पड़ी हुई है, तो फॉरेस्ट्री को इनकरेज करना। बेहतर काम कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा ली जा सकती है। बाकी जो राज्य हैं वो भी इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। और इस वक्त हम बजट की से जो उम्मीदें बढ़ी हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये उम्मीदें किस तरह से हैं, उस पर आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। जनार्दन जी, आपसे मैं टिप्पणी लेना चाहूँगी। बजट एक क्रांतिकारी बजट है और किसानों के लिए तो एक बहुत दिनों से जिसकी परिकल्पना उनके दिमाग में रही होगी वो एक नक्शा वित्त मंत्री जी ने रखा है और निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उसे अचीव करेंगे। जी बिल्कुल। और अनिल जी, आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे। और कृषि विकास दर में हमने देखा है कि किस तरह से वृद्धि हुई है, 4.1% का अनुमान है और ये उत्साहजनक वृद्धि है, लेकिन दुगनी करनी है आय किसानों की, तो ऐसे में और कितनी वृद्धि दर की आवश्यकता होगी? जैसे हमने पहले कहा कि ये बहुत ही अच्छी खबर है कि सरकार ने इस पे फोकस जारी रखा। एक तो ये पहली अच्छी बात। दूसरा जो है अभी आगे देखते हुए मैकेनाइजेशन जो है, अब खेती जो है उसका पूरा नक्शा बदल रहा है। अब किसान जो है मैकेनाइजेशन पहले जो होता था सिर्फ पंजाब में हम ट्रैक्टर, ये थ्रेशर वगैरह देखते थे, आज तो मध्य प्रदेश तक ये सारी मैकेनाइजेशन पहुंच चुकी है। अब इसको आगे बढ़ाना है, जैसे विशु जी ने कहा कि पूर्व में और बिल्कुल पूर्व नॉर्थ ईस्ट में ये अभी तक पहुंचा नहीं है। तो हमारी उम्मीद है कि अगले बजट या जो सरकार जो अगले पॉलिसी निकालेगी ये मैकेनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस दे तो उत्पादकता बढ़ेगी, तो फिर फार्म इनकम जो डबलिंग जो दुगना करने का है वो और लक्ष्य और नज़दीक हो जाएगा। जी विश्व मोहन जी, दुगने की दिशा में बजट को लेकर आपकी आखिरी टिप्पणी क्या होगी? मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण चीज़ और बजट में है जिसमें सॉयल हेल्थ कार्ड बांटने की बात की गई है। ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है और ये आगे भी चलेगा। उसमें ये बताया गया है कि सॉयल टेस्टिंग लैब्स होंगे, मिनी लैब्स होंगे पूरे कंट्री में। इसका फ़ायदा किसानों को होगा क्योंकि किसान उस अपने सॉयल के टेस्टिंग के बाद ही इनपुट का इस्तेमाल करेगा, और जब इनपुट की लागत कम होगी तो वो भी किसान का प्रोडक्शन होगा तो वो उसकी लागत कम होगी और ये आय बढ़ाने में एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन इसको पूरी तरह से करने की ज़रूरत है और पूरे देश में लागू करने की ज़रूरत है। ये एक इंकरेजिंग बात है और जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनपुट का कॉस्ट कम होगा, तो इससे आय बढ़ने में सुविधा होगी।
बिल्कुल। रमेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। सरकार की तरफ से एक बेहतरीन लक्ष्य रखा गया है कि किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य उन्होंने साधा है और आपने बताया भी कि किस तरह से कई मोर्चों पर सरकार काम कर रही है। आखिरी टिप्पणी अब आपकी। मेरी आखिरी टिप्पणी यही है कि ये जो लक्ष्य है ये डिफ़िकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन पहली बार जो फार्मर की इनकम है उसको फोकस में लाया गया है। जी। और ये लक्ष्य जो है ये असंभव नहीं है, क्योंकि यदि हम पोटेंशियल को देखें, यदि हमारी जो एग्रीकल्चरली बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनका प्रोडक्टिविटी लेवल जो एग्रीकल्चरली एडवांस स्टेट्स हैं उनके बराबर पहुंच जाए तो आमदन 2 गुना नहीं 3 गुना हो जाएगी। तो हमें ये होप वहाँ से आती है कि इस देश में बहुत पोटेंशियल है प्रोडक्शन बढ़ाने का और मार्केटिंग में सुधार ला के किसान को बेहतर प्राइसेस देने का, और इन दोनों के योगदान से ये संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो बहुत ही नेक मंशा है सरकार की और लक्ष्य तय किया है और हम सबकी उम्मीदें भी इस बात से जुड़ी हुई है कि जो किसान हैं उनकी आय ज़रूर दुगनी होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। इतना तो तय है कि जिस कृषि में देश की आधी से ज़्यादा आबादी लगी है उसकी समृद्धि से ही देश की समृद्धि होगी। और इस चर्चा के आधार पर हम मान लेते हैं कि किसानों की आय जल्द से जल्द दुगनी हो जाएगी। सभी मेहमानों का कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार। तो अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह इस समय फिर मिलेंगे नए विषय और कुछ नए मेहमानों के साथ। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।